हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखी है 12th की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फिर हमने सॉलिड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया कि एक तो बेसिस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो सॉलिड हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक था आपका अमोर्फस सॉलिड और एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप के कैटेगरी के बारे में, जिसमें हमने सॉलिड को डिवाइड कर रखा है भाई, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है। किस बेस पे? बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के आधार पे हमने पार्टिकल्स को जो सॉलिड हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं हमने कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में किसी भी सॉलिड के अंदर सबको पता है कि सॉलिड जो होता है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कोई फोर्सेस होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो आपस में कंबाइन रहते हैं। तो उन्हीं फोर्सेस के आधार पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया भाई आपका सॉलिड को। कौन कौन सा है? पहला है आयोनिक सॉलिड, दूसरा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, और उसके बाद 4th नंबर पे आता है भाई मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड। सबसे पहले बात करेंगे भाई आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड, आयंस का मतलब सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, उनको आयंस बोला जाता है। इनके ऊपर कोई ना कोई चाहे तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं? दूध सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कटायन एंड अनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो सॉलिड होंगे, जिस सॉलिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आयंस भी हों और नेगेटिव चार्ज आयंस भी हों, उनके कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बनेंगे उनको बोला जाता है भाई आयनिक सॉलिड। ठीक है, पहली बात, यानी ये बनेंगे कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, दूसरा आयनिक सॉलिड की और क्या प्रॉपर्टीज हैं? आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं भाई, हार्ड होते हैं और ब्रिटल, यानी ब्रिटल का मतलब समझ रहे हो, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे इनके अंदर तो ये टूट जाएंगे भाई। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस का आयनिक सॉलिड के अंदर, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। उसके बाद इनका जो नेचर है, नेचर क्या होता है भाई? पोलर होते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं। आयनिक सॉलिड आर पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जब भी ये बनेंगे, आयनिक सॉलिड के अंदर होता क्या है कि एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। ठीक है, तो जब भी कोई दूसरा इसके अंदर पार्टिकल आएगा, वो पॉजिटिव इसके साथ, नेगेटिव इसके साथ, हर बार क्या होगा कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो नेचर है वो क्या है? पोलर है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या रहेगी? इनकी सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता भाई। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आपके सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट के अंदर जैसे पानी हो गया, और पानी के अंदर होता क्या है? एच के ऊपर पॉजिटिव, ओ के ऊपर नेगेटिव।
क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट है। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आपके सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेंगे ये, इनसोल्यूबल। नॉन पोलर सॉल्वेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और यहाँ का हर एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो क्या होगा, जो नेट चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा आपका 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया, कोई चार्ज तो इसके ऊपर है ही नहीं। तो जो आयनिक सॉलिड होंगे वो सोल्यूबल रहेंगे आपके पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और इनसोल्यूबल रहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद कंडक्टिविटी, जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं भाई, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट या इन सॉलिड फॉर्म। यानी जब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जितने भी आयंस होते हैं इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयनिक सॉलिड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और ध्यान रखना ये बात कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब उसके अंदर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आयनिक सॉलिड के अंदर ना तो कोई भी फ्री आयंस नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके बैड कंडक्टर। लेकिन अगर इनको मोल्टन स्टेट में ले आए, मोल्टन स्टेट में, अब अगर आप नमक है सोडियम क्लोराइड, वो एक आयनिक सॉलिड है, अगर उसमें से करंट पास करवाना चाहें जब तक वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया, पानी में घुल जाएगा वो, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। इसलिए अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में ले आते हो, जब इनको पिघलाते हो आप, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। तो मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे भाई, गुड कंडक्टर, मोल्टन स्टेट में बन जाते हैं ये गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आयनिक सॉलिड के अंदर, तो NaCl हो गया, KCl हो गया, और कॉपर क्लोराइड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके आयनिक सॉलिड के अंदर। तो ये था आपका आयनिक सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसमें से पहला है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो बनते हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड अनायन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बनेगा वो कहलाएगा आपका आयनिक सॉलिड। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में लेके आते हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इनकी जो सोल्यूबिलिटी है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये नहीं घुलेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और इसके एग्जाम्पल थे आयनिक सॉलिड के। उसके बाद मैं बात करता हूँ नंबर 2 पे, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में शायद आप लोग बड़ी बातें जानते होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और वो सॉलिड जिसके अंदर कोवेलेंट, जो जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा एक दूसरे के साथ कंबाइन हो। दूसरे सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जिस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हों वो कहलाएगा आपका कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या रहेंगे भाई, ये भी हार्ड रहेंगे, रिजिड रहेंगे और
ब्रिटल रहेंगे, पहली बात। ठीक है, उसके बाद इनकी जो सोल्यूबिलिटी है ये इनसोल्यूबल रहेंगे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी कंडक्टिविटी, अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं भाई। बैड कंडक्टर क्यों होंगे? देखो इसके अंदर होता क्या कि कोई भी एटम या कोई भी एटम नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मान लीजिए एक एटम आपके पास, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरे के पास भी कितने हैं? 2। यहाँ मान लीजिए कार्बन है, इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक कार्बन और ले लीजिए, इसके पास भी क्या है? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग होगी इनकी। अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचे किसी के पास भी, फ्री आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचे किसी के पास, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जो कंडक्टिविटी होगी कोवैलेंट सॉलिड की वो क्या होगी भाई? बैड कंडक्टर होंगे ये। ठीक है, उसके बाद हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो हार्ड होने का कारण क्या होगा? इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा भाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं तो वो रहेगा आपका डायमंड और एक ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये क्या आपके कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल है। ये इनको एलोट्रोप्स भी बोला जाता है भाई, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एक ही कंपाउंड के बने हुए होते हैं भाई एलोट्रोप्स जो होते हैं आपके। Those compounds which are made up of same atom but their structure is different। सेम एटम के सेम एलिमेंट से मिलके बने होंगे ये, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट रहेगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट रहेंगी। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है भाई। ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायमंड जो है वो अपने नेचर का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे कठोर एलिमेंट है भाई डायमंड। डायमंड के अंदर होता क्या है कि एवरी कार्बन, प्रत्येक जो कार्बन है वो 4 अलग अलग एटम से, कार्बन एटम से घिरा होगा वो। एवरी एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम, यानी एक जो एटम होगा, मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन है, तो ये 4 अलग अलग एटम के साथ कंबाइन होगा। ये सेंट्रल एटम हो गया, तो यहाँ एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन के साथ, यहाँ इस कार्बन के साथ, यहाँ इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो डायमंड के अंदर क्या होगा? हर एक कार्बन एटम, हर एक जो सेंट्रल कार्बन एटम होगा वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ वो होगी वो लगभग 154 पिकोमीटर के बराबर होगी भाई। डायमंड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी इनकी वो लगभग 154 पिकोमीटर के बराबर होगी बॉन्ड लेंथ। ये दो जो एटम है, एक ये और एक ये कार्बन एटम, दोनों के बीच की जो बॉन्ड जो बना है उसकी लेंथ कितनी है? वो होगी लगभग 154 पिकोमीटर के बराबर। उसके बाद इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। अब इसके अंदर देखो, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। अब इस कार्बन की मान लीजिए 4 वैलेंसी दी, ये चारों साइड से हर एक साइड से किसी न किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी?
पूरी की पूरी फुलफिल रहेगी ना वैलेंसी, तो इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये डायमंड क्या होगा भाई, बैड कंडक्टर। ये रहेगा आपका बैड कंडक्टर, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करेगी। तो ये तो था कुछ डायमंड के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होगा भाई। अब यहाँ ये जो कार्बन है, ये 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है डायमंड के बारे में कि एवरी कार्बन एटम इज इन डायमंड, एवरी कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम, और 4 इसकी वैलेंसी फुलफिल होने के कारण कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हार्ड होते हैं, और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 154 पिकोमीटर के लगभग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी आपकी टेट्राहेड्रल। उसके बाद ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या था, यहाँ तो हर एक कार्बन है वो 4 अलग अलग कार्बन से लिंक हो रखा है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा, एक जो कार्बन होगा वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा भाई। यानी ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा, एवरी कार्बन इज सराउंडेड बाय या लिंक्ड बाय 3 अनदर कार्बन एटम। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी 4 होने के बावजूद 3 ही कार्बन एटम के साथ ये अटैच हुआ, तो इसका मतलब एक साइड से तो फ्री रह गया कि इसकी वैलेंसी क्या रहेगी भाई, कंप्लीट नहीं हुई ना वैलेंसी इसकी, तो उसके कारण इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रह गए। इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा, उसके बाद अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं या मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो लगभग 343 पिकोमीटर के बराबर रहेगी। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री यहाँ तो थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ इसकी रहेगी भाई हेक्सागोनल, ठीक है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका जो कलर है वो होता है आपका ब्लैक। ध्यान रखना कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, एक शीट की फॉर्म में होता है इसका स्ट्रक्चर। एक शीट की फॉर्म में मिलेगा भाई, एक लेयर ये वाली ऊपर वाली लेयर है, एक ये वाली लेयर है, तो दोनों के दोनों लेयर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण क्या रहेगा भाई, अब जो इसको हमें बहुत बड़े एरिया के अंदर या बहुत मोस्टली यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है जब ये मोल्टन स्टेट में होता है। तो क्यों किया जाता है इसका लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज़, लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ इसका क्यों किया जाता है कि एक तो इसकी लेयर जो होती हैं वो लेयर क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या रहेगा, दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण क्या होगा, जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर यूँ स्लाइड कर सकती हैं भाई, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेफाइट के बारे में। कोवलेंट सॉलिड हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कंडक्टिविटी में बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं लाइक ग्रेफाइट, ठीक है। इसके कुछ एलोट्रोप हैं, एलोट्रोप डायमंड और ग्रेफाइट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद आपका
तीसरे नंबर पे मेटालिक सॉलिड। अब उसके बाद आता है भाई आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड किसे कहेंगे? वो सॉलिड जो मेटल आयन से, मेटल एटम से और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हो। जो मेटल एटम्स होते हैं और मेटल एटम और उसके चारों तरफ जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके कंबाइन रूप से जो सॉलिड बनते हैं, उन सॉलिड को बोला जाता है भाई मेटालिक सॉलिड। यानी कि दूध सॉलिड विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स या मेटल सेंट्रल मेटल एटम पार्टिकल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड बनेंगे वो सॉलिड कहलाएंगे आपके मेटालिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक चीज नया वर्ड आएगा भाई आपका कर्नेल। ये कर्नेल क्या होते हैं? कर्नेल साहब क्या होते हैं कर्नेल? किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस को छोड़ के, सॉरी मान लीजिए कोई एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस और उसकी जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल कौन सी होती है? बाहर वाली सेल। बाहर वाली सेल को छोड़ के, बाहर वाली सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए, किसी भी एटम के अंदर वैलेंस सेल, बाहर वाली सेल को छोड़ करके उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बच गया, उनके कॉम्बिनेशन से जो नई चीज बनेगी उसको नाम दिया कर्नेल। यानी कर्नेल होते क्या हैं? क्या होते हैं कर्नेल? वो आयंस होते हैं विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दोज एटम विच आर नॉट, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो और न्यूक्लियस को मिला करके जो नई चीज बनी उसको नाम दे दिया कर्नेल। ये कर्नेल होते हैं भाई, ठीक है। यानी जो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ दो आप, उसके बाद वाले जो पहले वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो और न्यूक्लियस, इनको मिलाने से जो बना वो क्या आपका कर्नेल। अब मेटालिक सॉलिड होते क्या हैं? देखो कैसे बनते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे, मैंने यहाँ फर्श के ऊपर बहुत सारा आयरन एटम बिखेर दिए भाई, बहुत सारे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक आयरन का एटम था, लोहे का, ठीक है। अब लोहे का जो एटॉमिक नंबर है वो 26, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि यहाँ अगर मैंने इतने सारे एटम बिखेरे हैं तो एक ही एटम थोड़ी ना होगा, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे लोहे के, आयरन के। तो क्या होगा, एक मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने आयरन यहाँ रख दिया, ये क्या है? कर्नेल कहलाते हैं ये, ठीक है। एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और हर एक आयरन एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4। एक 2 3 4। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 4s2 यानी s वाले में इसका बनेगा आपका 4s2 और यानी 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3d4, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ से देखो
यहाँ मैंने बहुत सारे एटम रख दिए आयरन के। अब उसके हर एक के चारों तरफ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक के चारों तरफ 4-4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बहुत सारे एटम एक जगह पे यूं बिखेर रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो भी तो उससे बहुत ज़्यादा होंगे ना, इलेक्ट्रॉन भी तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा, ये जो क्लाउडेड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो मेटेलिक सॉलिड होंगे वो आपके किससे मिलके बने होंगे भाई, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। एक समुंदर दिखाई देगा आपको बहुत बड़ा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको यूं तैरते हुए दिखाई देंगे जब आप मेटेलिक सॉलिड को एनालाइज करोगे तब, ठीक है। तो मेटेलिक सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके मेटल एटम हो गए और ये इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्ट्रक्चर बने आपका क्लाउडेड फॉर्म बनी है, ये क्या कहलाएगी आपकी, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मेटेलिक सॉलिड है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, क्या होती हैं मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज। ये हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे। दूसरा, हाईली मेलिएबल होंगे। मेलिएबल का मतलब इनको आप पीट पीट के एक पतली चादर के रूप में एक शीट बना सकते हो आयरन की। और उसके बाद हाईली डक्टाइल होंगे, यानी इनको स्ट्रेच करके वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। गुड कंडक्टर होते हैं भाई ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, गुड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका मेटेलिक सॉलिड। उसके बाद आता है आपका मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम्स नहीं होते, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सॉलिड होंगे, मॉलिकुलर सॉलिड होंगे, उनके अंदर जो पार्टिकल्स कंबाइन होंगे आपस में वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और उन पार्टिकल्स के बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं भाई मेटालिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, ठीक है। मेटालिक सॉलिड, सॉरी मॉलिकुलर सॉलिड कौन से होंगे और इनके अंदर मॉलिकुलर फोर्स लगेगा भाई। मॉलिकुलर फोर्स, अलग अलग टाइप के मॉलिकुलर फोर्स लगेंगे वो पढ़ेंगे आगे। मॉलिकुलर सॉलिड आर दोज सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर जो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनके अंदर जो मॉलिकुलर फोर्स लगेगा उसके आधार पर इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया भाई। एक पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मॉलिकुलर सॉलिड को, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। तो हम बात करेंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होंगे, देखो नाम से ही पता चल रहा है पोलर, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूध सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर इन नेचर, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा और नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में पॉजिटिव चार्ज भी मिले और नेगेटिव चार्ज भी मिले, उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा, जो सॉलिड बनेगा वो कहलाएंगे आपके पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे SO2 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं HCl नेगेटिव पॉजिटिव,
यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा। तो दूध सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और नेगेटिव चार्ज, इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, अब पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की हमने बात किया, एग्जांपल तो हमने ले लिया भाई SO2 हो गया और H2 हो गया, HCl हो गया, ये तो सॉलिड नहीं हुआ, सॉल्वेंट हो गया। अब इनके अंदर और क्या होता है भाई, जो पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स आपस में हेल्ड होंगे एक दूसरे के साथ, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ध्यान रखना वहीं पे एक्यूमुलेट होता है, वहीं पे प्रोड्यूस होता है या वहीं पे पाया जाता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पे मिलता है आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको कहाँ मिलेगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई, एज कंपेरेटिवली, वैसे तो जो वंडरवाल फोर्सेज होता है उसी के टाइप है, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। डाइपोल डाइपोल फोर्स होने अट्रैक्शन होने के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा भाई, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा रहेगा, ये सॉफ्ट रहेंगे नेचर के अंदर, सॉफ्ट इन नेचर, यानी हार्ड नहीं रहेंगे। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रहेंगे आपके, सॉफ्ट रहेंगे भाई। ठीक है। एक खास बात और, जो मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर या तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। कौन, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर इन नेचर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जहाँ एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बनेगा वो कहलाएगा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के अंदर फोर्सेज होगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है। और हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, नेचर में सॉफ्ट होंगे ये, और मोस्टली लिक्विड या गैसियस स्टेट में मिलेंगे एट द रूम टेम्परेचर। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नॉन पोलर की भाई। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन पोलर रहेंगे, और किसके रहेंगे एटम भाई, नोबल गैसेज के। जो नोबल गैसेज होती हैं मोस्टली उसके पार्टिकल्स उसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और ये कह सकता हूँ मैं कि टाइप ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर नॉन पोलर इन नेचर कह सकता हूँ मैं, या जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके, नोबल गैसेज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि नोबल गैसेज के अंदर होता क्या है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो नेट चार्ज होता है नोबल गैसेज के ऊपर वो जीरो रहता है। तो अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो पोलर तो नहीं हुए, नेचर में नॉन पोलर हो गए। तो ये मोस्टली क्या होंगे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे जो नॉन पोलर होंगे, और मोस्टली किसके होते हैं, वो एटम्स होते हैं आपके नोबल गैसेज के। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कहलाएगा आपका लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में लगेगा लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई, 11th क्लास में पढ़ा हुआ। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो रहेगा भाई, क्योंकि ये जो
फोर्स इनके बीच में लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, ये बहुत ही वीक है। तो थोड़ा सा इसको हीट किया और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो अट्रैक्शन है इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो जो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होने के कारण इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, कंपैरेटिवली लो होगा। ये भी नेचर में कैसे मिलेंगे भाई, सॉफ्ट रहेंगे भाई, इनका नेचर भी कैसा रहेगा आपका, सॉफ्ट। ठीक है, मोस्टली रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या गैसियस रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब तीसरे नंबर पे आता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके अंदर या तो वो जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो हाइड्रोजन के मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन का अगर जिक्र आ गया तो हाइड्रोजन तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होगा या दूसरे किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो सॉलिड जिसके अंदर हाइड्रोजन किसी दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होता मिले, वो कहलाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है भाई, अगर मैं जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और न्यून तो एक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट होता है। तो हाइड्रोजन है वो या तो आपका फ्लोरीन के साथ अटैच मिलेगा या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, उन एटम्स के साथ अटैच मिलेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूज मॉलिक्यूलर सॉलिड विच आर बॉन्डेड विच आर कनेक्टेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, इनकी और क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं भाई, सॉरी भाई, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर किसी भी सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन मिलेगा या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन मिलेगा, तो वो कहलाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके बीच में क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक दूसरे के साथ मजबूत अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा बंधे होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई वो भी क्या रहेगा आपका, हाई। ठीक है, उसके बाद ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे और गैसेस फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड का क्लासिफिकेशन। सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पे, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो वहीं से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो चैप्टर टॉपिक आपका आने वाला है वो स्टार्ट होगा आपका यूनिट सेल से, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।